urdu feedback@gmail.com पर। डूबते डूबते कश्ती को उछाला दे दूं, मैं न सही कोई और किनारे पे उतर जाएगा। वाकई अगर ज़िंदगी के तय ये जज्बा है, लोगों के लिए ये जज्बा है, तो आप यकीन मानिए हमारे आसपास का जो मुआशरा है वो बहुत बेहतर हो सकता है, बहुत शानदार हो सकता है। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की भी यही कोशिश होती है, सबका साथ सबका विकास, यानी सबको साथ लेकर चलें और सबके लिए बेहतर करें। और यकीन मानिए जब हम प्रोग्राम मन की बात सुनते हैं तो उसमें अक्सर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी उन शख्सियात का जिक्र ज़रूर करते हैं जो समाज के लिए कुछ बेहतर करना चाहते हैं या फिर कुछ बेहतर कर रहे हैं। और आज हम अपने प्रोग्राम में कुछ ऐसी ही शख्सियात से आपकी मुलाकात कराएंगे जो कुछ अच्छा कर रहे हैं या फिर ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, ज़िंदगी को कुछ देने के लिए, समाज को कुछ देने के लिए बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया की। मैं हूँ रेशमा, मेरा आदाब कबूल कीजिए। दोस्तों, हम में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो किसी का दुख या किसी का गम देखकर उदास हो जाते हैं और उनके लिए कुछ बेहतर करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन हम सिर्फ सोच कर रह जाते हैं। अब आपकी हम मुलाकात करा रहे हैं लोकनाथन से, जिन्होंने सिर्फ सोचा नहीं बल्कि किया भी। जब इन्होंने गरीब बच्चों को देखा, फटे पुराने कपड़ों में देखा, बिना कपड़ों के देखा, तब इन्होंने सोच लिया था कि चाहे ज़िंदगी में मुझे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े, इन बच्चों को कपड़े देना अपना अव्वलीन फ़र्ज़ इन्होंने बना लिया। लिहाजा ये काम ये कंटिन्यू कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। और इन्होंने अहद किया हुआ है कि मैं कभी भी बच्चों को इस तरह से नहीं देख सकता कि उनके पास कपड़े ना हों। आज बेशक कुछ रज़ाकाराना तंजीमें हैं जो उनके साथ काम कर रही हैं, बावजूद इसके इसका सेहरा अगर बंधता है तो वो लोकनाथन के सर ही बनता है। और इनकी तारीफ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात में भी की है। तो चलिए मिलते हैं लोकनाथन से। तमिलनाडु के कोयम्बटूर के रहने वाले लोकनाथन का ताल्लुक एक बहुत ही आम खानदान से है। लोकनाथन ने ज्यादा पढ़ाई नहीं की। वालिद के इंतकाल के बाद घर की सारी जिम्मेदारी इनके कंधों पर आ गई। इन्होंने अपने इब्तिदाई दिनों में नारियल का पानी बेचा। बचपन में वो अक्सर गरीब बच्चों के फटे पुराने कपड़े देखकर परेशान हो जाते थे और इसीलिए लोकनाथन ने ऐसे बच्चों की मदद करने का वादा किया अपने आप से, जिनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, उनकी हर हालत में मदद करनी है। मैंने सिर्फ 5वीं कक्षा तक पढ़ाई की है। गरीबी के कारण मैं पढ़ाई नहीं कर सका, इसलिए मैं वेल्डिंग का काम और दैनिक मजदूरी का काम कर रहा हूँ। इससे होने वाली आय ही परिवार के भरण पोषण के लिए पर्याप्त है। हालांकि मेरा जुनून गरीबी में जी रहे लोगों की सेवा करना है। इसके लिए मैं शौचालयों की सफाई और गरीब लोगों की मदद करके पैसा बचा रहा हूँ। इसके अलावा मैं इस्तेमाल किए हुए कपड़े भी इकट्ठा करता हूँ और गरीब लोगों को देता हूँ। मुझे इस सेवा के लिए विभिन्न संगठनों से कई पुरस्कार मिले हैं। यह मेरे लिए सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में मेरी सेवा का उल्लेख किया। मैं यह प्रशंसा और सम्मान कोयम्बटूर जिले के लोगों को समर्पित करता हूँ। इन्होंने अपनी कमाई का एक हिस्सा अतिया करना शुरू कर दिया। जब पैसों की ज्यादा कमी हो गई तो लोकनाथन ने जरूरतमंद बच्चों की मदद के लिए बैतुल खला भी साफ किए। वो पिछले 22 सालों से गरीब बच्चों की मदद के लिए इस काम में मसरूफ हैं। लोकनाथन की कोशिशों से अब तक 1500 से ज्यादा बच्चों की मदद हो चुकी है। मैं दुनिया से मेरा परिचय कराने के लिए प्रधानमंत्री का हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जो देश के कुछ हिस्सों में स्वच्छता का काम कर रहे हैं और लोगों की सेवा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की सराहना ने मुझे और अधिक सेवाएं करने के लिए प्रोत्साहित किया है। लोकनाथन मुख्तलिफ इलाकों से पुराने कपड़े लाने और गरीब बच्चों को देने की खिदमत भी करते हैं। इसके लिए उन्हें मुख्तलिफ रज़ाकार तंजीमों से अवार्ड भी मिल चुके हैं। यकीनन ऐसी बहुत सी काविशें हमें न सिर्फ हौसला देती हैं, बल्कि कुछ नया करने की हिम्मत और हमारे अंदर बेदारी पैदा करती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।
और अब आपकी मुलाकात करवाते हैं यूथ क्लब के उन नौजवानों से जो लोगों की जिंदगियां बदल रहे हैं। वाकई अगर ज़िंदगी में तालीम की अहमियत से हमें इनकार ना हो तो आप मान सकते हैं कि सबकी ज़िंदगियां बदल सकती हैं। जिन लोगों ने तालीम हासिल नहीं की उन्हें ये नौजवान तालीम दे रहे हैं, बहुत सारे लोगों को रोज़गार दे रहे हैं, जिससे गांव वालों की ज़िंदगी बदल रही है। कैसे कर रहे हैं ये नौजवान काम, आइए आपको मिलवाते हैं इन्हीं नौजवानों से और जानते हैं इनकी दिलचस्प कहानी। अपने गांव और इसके आसपास देही नादार और गरीब खवातीन की हालत-ए-ज़ार से मुतासिर होकर तकरीबन 20 तालीम याफ्ता नौजवानों के ग्रुप ने 25 साल कबल एक यूथ क्लब कायम किया। इनकी मुहिम की बदौलत आज तकरीबन 220 देहातों की 229 खवातीन खुद इन्हिसार हो गयीं और दस्तकारी का काम कर रही हैं। बोच्चीपुरम के यूथ क्लब ने न सिर्फ आंध्र प्रदेश के श्रीकोल्लम जिले के दूर दराज देही इलाकों के गरीबों को बेख्तियार बनाया है, बल्कि इन्होंने तकरीबन 5 लाख रुपए की कुल आर्ट वर्क की पैदावार और 2 लाख रुपए की बरामदी मार्केट भी बनाई है। इसके अलावा 1980 में शुरू होने वाली इस रजाकाराना तंजीम ने अब तक 380 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को फरोग दिया है। इनमें से 16 जूट की दस्तकारी में मसरूफ कारीगरों के लिए हैं। ये कारीगर आज मुख्तलिफ किस्म के माहौल दोस्त नवादरात और दस्तकारी की अशिया बनाते हैं और साथ साथ लकड़ी के नक्शो निगार, मोतियों के जेवरात, बंजारा कढ़ाई, फीते, मुलायम खिलौने और चिराला साड़ियाँ तैयार करते हैं। हम में से कुछ लकड़ी की नक्काशी करते हैं, गहने बनाते हैं, खिलौने और बर्तन भी बनाते हैं। आज सभी जागरूक हैं, हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, खुद अपनी आजीविका कमा रहे हैं। हमारा फोकस पर्यावरण की रक्षा करना भी है, इसलिए हम पर्यावरण अनुकूल कलाकृतियों और शिल्प वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि जब प्रकृति ने हमें इतना कुछ दिया है तो उसका कुछ अंश तो हम प्रकृति को लौटा सकें। यूथ क्लब इस क्षेत्र में एक बड़ा परिवर्तन लेकर आया है। इसने लोगों, खासकर महिलाओं को स्वाभिमान से जीवन जीने की राह दिखाई है। इस तंजीम की ताकत से यूथ क्लब से वाबस्ता नौजवान तब्दीली लाने की सोच के साथ मुसलसल काम कर रहे हैं। इन लोगों की कोशिश इंसानी अख्तार को फरोग देना है। एम प्रसाद राव जो एक सरकारी स्कूल में उस्ताद थे, लेकिन नौकरी छोड़कर यूथ क्लब में शामिल हो गए। ये बगैर किसी मुआवजे के यहाँ अपनी खिदमत दे रहे हैं। So many activities we are doing now. Our main motto is increasing the rural area people, agriculture, education, health in the rural areas and tribal areas also. We are extending our support to, we are extending our activities like entire the Srikakulam district, earlier also in HIV, adult education, and every activity we are running, and ILP, India Literary Policy also we are conducting. नौजवानों का ये ग्रुप मुआशरे के नादार, महरूम और महरूम तबकों की खिदमत की फिक्र से वाबस्ता है। ये लोग अपने खानदान की किफालत के लिए मुख्तलिफ जगहों पर काम करते हैं, लेकिन समाजी कामों में हिस्सा लेने के लिए भी अपना वक्त निकालते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। चाय की प्याली के साथ खबरों से भरी नई सुबह, देश की राजनीति, आम जन की कहानी, विदेशों की हलचल, कारोबार का गुणा भाग, खेल का मैदान, मनोरंजन और ज्ञान विज्ञान, विरासत और संस्कृति के साथ सेहत की बात और ग्लैमर का तड़का। सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 से 9 बजे, सुकून से भरा नया सवेरा। यूट्यूब देख रहे हैं, मैं हूं अशोक केरवा। कोई फैक्ट चेक करना चाहता है कि मुसलमानों आज सवाल है। आसान नहीं होता
सच के लिए लड़ना। जिसकी आवाज कोई नहीं बनेगा, उसकी आवाज हम बने। जो डर जाते हैं वो झूठ से कहां टकराते हैं। जो गरीब के स्कूल में, गरीब के स्वास्थ्य के लिए खर्च होना चाहिए, वो लूट कर इन्होंने अमीर ठेकेदारों को दे दिया। सच को जानना हो तो झूठ पर करना होता है प्रहार, हर बार, बार बार। मैंने आपसे पूछा, आपने ठीक है नहीं कहा ना आपने। और कोई मुद्दा नहीं है तो सोनिया गांधी की गुडबुक में मैं अपना नाम गोल्डन अक्षरों में कैसे दाखिल करूं? इसलिए न फेक न्यूज न झूठ, हमेशा सच के साथ 2-2। देखिए मेरे साथ 2-2 सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। दिन भर की सुर्खियों से अलग खबरों की दुनिया और भी है। खबरें जो आपको दे नया नजरिया, खबरें जिसमें दिखे समाज की परछाई, ऐसी खबरें जो कहती हैं न्यू इंडिया की कहानी। खबरें जो है अनछुई, कुछ खट्टी कुछ मीठी, हम लाते हैं आपके लिए ढूंढकर। खबर हटकर सोमवार से शुक्रवार सिर्फ डीडी न्यूज पर। दोस्तों, साफ सफाई को निस्फ ईमान कहा जाता है और हम सब के लिए साफ सफाई कितनी ज़रूरी है इस बात से हम सब वाकिफ़ हैं। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जो एक मुहिम है स्वच्छता अभियान, ये भी इसी बात की अक्कासी करती है कि हमें न सिर्फ अपने आसपास की सफाई करनी चाहिए बल्कि अपने पूरे शहर को हमें साफ रखना चाहिए। और इसी के मद्देनज़र सूरत शहर के कुछ नौजवान ऐसे हैं जो इस शहर को साफ सुथरा कर रहे हैं और इसके लिए उन्होंने एक मुहिम छेड़ रखी है और हर इतवार को सूरत शहर को चमकाया जाता है, साफ सुथरा किया जाता है। और आज इन नौजवानों के साथ बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं इसी मुहिम में ताकि उनका शहर साफ सुथरा रह सके। तो चलिए इन्हीं नौजवानों से मुलाकात करते हैं और जानते हैं इनकी खूबसूरत कहानी। सूरत गुजरात में नौजवानों की एक टीम से मिलिए। इन्होंने सूरत का एक प्रोजेक्ट शुरू किया जिसका नाम है एक लक्ष्य। लक्ष्य सूरत को सफाई और पायदार तरक्की की एक मिसाल बनाना है। ये काम जो चंद लोगों से शुरू हुआ था, आज इन लोगों की तादाद 50,000 से ज्यादा हो चुकी है। ऐसी ही काबिल सताइश कोशिश सूरत में देखने को मिल रही है। नौजवानों की एक टीम ने यहाँ प्रोजेक्ट सूरत शुरू किया। इसका मकसद सूरत को एक मॉडल शहर बनाना है जो सफाई और पायदार तरक्की की एक बेहतरीन मिसाल बन जाए। मैं पीएम मोदी का आभारी हूं कि उन्होंने हमारे काम को सराहा। सही मायनों में ये सूरत वासियों की जीत है। हम तापी के संरक्षण का काम कर रहे हैं जिसमें न सिर्फ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बल्कि आम लोग बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं। 90 के दशक में सूरत का गंदगी से हाल बदहाल था, लेकिन आज सूरत को सबसे साफ शहर बोला जाता है। इसका श्रेय जन सहभागिता से किए स्वच्छता के आम लोगों के प्रयासों को जाता है। इन लोगों के लिए हर इतवार सफाई के लिए वक्फ है और इसीलिए इन्होंने इसे सफाई संडे का नाम दिया है। इस कोशिश के तहत सूरत के नौजवान अवामी मकामात पर जाकर सफाई करते हैं। ड्रम्स बीच की सफाई के बाद इन लोगों ने दरियाए तापी के किनारों की सफाई की जिम्मेदारी उठाई और पूरी कुव्वत से काम शुरू कर दिया। जल्द ही लोग इस काम में शामिल होने लगे और ये तादाद बढ़कर 50,000 से ज्यादा हो गई। लोगों की जानिब से मिलने वाले ताउन से टीम के एतमाद में इजाफा हुआ, जिसके बाद इन्होंने कचरा उठाने का काम भी शुरू कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखा आपने, सूरत प्रोजेक्ट से सूरत शहर की तस्वीर बदल रही है। अगर हम चाहें तो क्या कुछ नहीं कर सकते, अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदलाव ला सकते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम कुछ अच्छा सोचें, कुछ बेहतर सोचें। अब आपकी मुलाकात हम करवा रहे हैं वर्षा आकृति से। वर्षा वो शख्सियत हैं जिन्होंने अपने दम पर एक कंपनी खड़ी की है, इको फ्रेंडली कंपनी। और वाकई इस कंपनी से इन्होंने बहुत सारी मसनूआत बनाई हैं और ख़ास बात यह है कि इन मसनूआत के साथ साथ इन्होंने कई सारे लोगों को रोज़गार भी दिया है। और इस बात की तारीफ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात में भी की है। क्या है वर्षा की पूरी कहानी,
आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। चामराजनगर जिले के उम्माथुरन गांव की वर्षा से मिलिए। वर्षा आकृति एक छोटे पैमाने पर इको फ्रेंडली इंटरप्राइजेस चलाती हैं। वो मुख्तलिफ किस्म की दस्तकारी जैसे कालीन, बेल्ट, चटाइयाँ, बैग, योगा मैट और टेबल मैट बनाने के लिए मुकामी मवाद बशमूल नामियाती खादों के साथ साथ केले के तने के फाइबर का इस्तेमाल करती हैं। दस्तकारी के अलावा वर्षा खाने की अशिया जैसे अचार, जूस और कैंडी भी तैयार करती हैं। वर्षा ने फसल की कटाई के बाद केले के पौधों के लिए जीरो वेस्ट मैनेजमेंट अप्रोच के नुक्ताए नजर के साथ न सिर्फ अपना कारोबार कायम किया, बल्कि इन्होंने बहुत से लोगों के लिए रोजगार के मौके भी पैदा किए। इनकी मसनूआत मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स बशमूल ई कॉमर्स वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन फरोख्त के लिए दस्तयाब हैं। I got inspired from the Pradhan Mantri's Modi ji's talk, and I thought of doing this in our farmhouse so that we have plenty of banana growing near to our farm, and we contacted KVK. There they have a machine for extraction, and I saw that machine, and then I went to Tamil Nadu for purchasing the machine. I have taken the machine. Now I have 2 machines working. I have started doing in May 2021 May. During that time the sales was little bit less. Now it is good because of KVK support and NABARD support. दर हकीकत 2 साल कबल मन की बात प्रोग्राम में पीएम मोदी के जरिए उजागर किए गए पहलुओं से मुतासिर हो गई थी वर्षा, और इन्होंने ऑक्सफोर्ड कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बेंगलुरु से एमटेक की डिग्री हासिल की थी। इन्होंने अपने शौहर कांता स्वामी के साथ एक कंपनी शुरू की। कांता स्वामी मैसूर की एक आईटी कंपनी में काम करते थे। अपने स्कूल जाने वाले बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारियों के बावजूद वर्षा अपने कारोबार की देखभाल के लिए मैसूर में अपने घर से अपने बागात तक 45 किलोमीटर से ज्यादा का सफर करती हैं। Last year I have attended a international jamboree, Scout and Guide jamboree, which is held in Mudbidre, Alvas institution. There I got some exposure to the international people so that I can showcase my product to them. And from that I have started marketing in the stalls and exhibitions conducted by district administrative like KVK and NABARD, all those things. Now the marketing is more okay compared to previous one. Now it is good. इनका फितरत के साथ गहरा ताल्लुक है और इसीलिए वजीर आजम ने उनके मुतासिर कुन कहानी और दूसरों पर इसके मुस्बत असरात की तारीफ की। जाहिर है वर्षा की ये कहानी बहुत से लोगों को बेहतर काम करने की तरकीब देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। दुनिया की सबसे तेज रफ्तार और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे, भारत की फिनटेक क्रांति की कहानी मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की सफलता की, आर्थिक जगत की सुर्खियां, आम आदमी के लिए क्या है मायने, शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स, कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण। देखिए इकोनॉमी टुडे सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है।
देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का रहा है और किस तरह से एक नई शुरुआत इस वक्त लोगों को अगर स्वरोजगार से आपने तो इसमें सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। दोस्तों, एक दौर हुआ करता था जब लोग रेडियो के दिलदादा थे और वाकई कोई और ऐसा ज़रिया भी नहीं था जिससे लोग ख़बरें सुना करते या फिर अपना तफरीही का कोई प्रोग्राम सुना करते। आज बेशक ज़राए बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी मन की बात रेडियो के ज़रिए ही करते हैं, यानी रेडियो आज भी पॉपुलर हो रहा है। लेकिन आज हम आपकी मुलाकात जिस शख्स से करा रहे हैं वो रेडियो के तो दिलदादा है ही, लेकिन साथ साथ उन्होंने रेडियो का एक म्यूज़ियम बनाने के बारे में भी सोचा है। उनके पास बहुत सारे रेडियो हैं, बहुत सारे ऐसे रेडियो हैं जिनका तारीख़ में भी जिक्र है। तो चलिए मिलवाते हैं आपको इसी शख्सियत से और इस रेडियो म्यूज़ियम के बारे में भी जानते हैं। आज मोबाइल के दौर में रेडियो कहीं गायब हो गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के गजरौला के रहने वाले राम सिंह बौद्ध ऐसे शख्स हैं जिन्होंने खुद रेडियो का एक म्यूजियम बनाया है। इनके म्यूजियम में तकरीबन 1100 रेडियो हैं। राम सिंह बौद्ध को 1976 में उत्तर प्रदेश गोदाम कॉरपोरेशन में क्लर्क के तौर पर तैनात किया गया था। रेडियो और पुराने आलात को महफूज रखने के शौक ने इन्हें मशहूर कर दिया। ये सबसे पहले मुझे प्रेरणा मिलने का मेन कारण है 3 अक्टूबर 2014 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने तमाम संचार माध्यमों को छोड़कर रेडियो से मन की बात शुरू की। तब से मुझे ये प्रेरणा लगी कि जब इतने बड़े प्रधानमंत्री जी हमारे टेलीविज़न आदि को छोड़कर, ये इंटरनेट को छोड़कर रेडियो से बात कर रहे हैं, तो इसमें जो जरूर कोई बात है और इसमें कुछ न कुछ देश का हित छिपा हुआ है। राम सिंह के मुताबिक उन्हें शुरू से पुरानी चीजें जमा करने की आदत है, इसीलिए जब वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 2014 में मन की बात शुरू की तो उन्हें हौसला मिला और उन्होंने अपना रेडियो कलेक्शन बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी। राम सिंह इंग्लैंड, जर्मनी, भारत, जापान और अमेरिका की कंपनियों के रेडियो के मालिक हैं। राम सिंह का कहना है कि दुनिया के पहले रेडियो से लेकर बहरी जहाजों में इस्तेमाल होने वाले रेडियो और खास तौर से फिल्म गदर और कुली जैसी फिल्मों में इस्तेमाल होने वाले रेडियो उनके मजमूए का हिस्सा हैं। राम सिंह का ख्वाब दुनिया का पहला रेडियो म्यूजियम बनाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। माना के जहाँ को ना गुलजार कर सके, कुछ खार कम तो कर गए गुजरे जिधर से हम। और जनाब, लोग ऐसा सोचते नहीं हैं बल्कि ऐसा कर जाते हैं, और यही लोग ज़िंदगी में कुछ हटकर करते हैं, कुछ बेहतर करते हैं। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की भी यही कोशिश होती है, सबका साथ सबका विकास। और आज हमने आपके जिन लोगों से मुलाकात करवाई है वो लोग भी वही हैं जो बहुत अच्छा और बेहतर कर रहे हैं, समाज को एक नया रास्ता दे रहे हैं, एक नई सोच दे रहे हैं, सबको एक साथ लेकर चल रहे हैं। तो बस हमें भी यही करना है, सबके लिए कुछ अच्छा, कुछ बेहतर, और कुछ नहीं तो अच्छा तो सोच ही सकते हैं। और अगर इतना भी नहीं तो कम से कम चेहरे पर एक मुस्कुराहट तो रख ही सकते हैं, क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो दूसरों को मुस्कुराने का सबब दे जाते हैं। इसी के साथ बाय बाय एंड टेक केयर। देही कोऑपरेटिव सोसाइटियां गांव की मुआशी तरक्की का एक अहम नमूना हैं, जो देही इलाके में रोजगार फराहम कर रही हैं। ताउन का मतलब है मिलकर काम करना। कोऑपरेटिव देही इलाकों में रहने वाले करोड़ों लोगों के लिए ऐसा ही एक मॉडल है जो उन्हें माली तौर पर खुद मुख्तार और खुशहाल बना रहा है। हमारा प्रयास है कि सहकारी समितियां को, संस्थानों को हम मार्केट में कॉम्पिटिटिव बनाएं। हिंदुस्तान में 8 लाख से ज्यादा कोऑपरेटिव सोसाइटियां हैं,
जिनमें तकरीबन 29 करोड़ मेंबरान हैं। अपनी रोजमर्रा की जरूरियात के लिए ये मुआशरे खुली मंडियों पर इन्हिसार करते हैं, जहां बाज औकात उन्हें या तो ज्यादा कीमत अदा करनी पड़ती है या नाकिस क्वालिटी के सामान की वजह से नुकसान उठाना पड़ता है। इन मुश्किलात के पेश नजर मरकजी वजीर दाखिला और ताउन जनाब अमित शाह जी ने अगस्त 2022 में कोऑपरेटिव सोसाइटियों को खरीदारों और फरोख्त कुनंदगान के तौर पर जेम पोर्टल पर लाने के लिए पहल की। देश भर की सभी सहकारी समितियों के लिए जेम के दरवाजे खुले हो रहे हैं। मैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज को आज के दिन ये भी अपील करना चाहता हूं कि अपने आप को जेम पर रजिस्टर करने के लिए तैयार करें। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जेम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां कोऑपरेटिव सोसाइटियां तकरीबन 60 लाख फरोख्त कुनंदगान की एक बड़ी तादाद तक रसाई हासिल कर सकती हैं। इस तरह मुसाबिकत में इजाफा होता है और उसे मुनासिब शरह पर दस्तयाब होता है। परचेज के अंदर पारदर्शिता लाने के लिए जेम से अच्छा कोई माध्यम हो नहीं सकता। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आने वाले 5 सालों के बाद ये दुनिया ये मॉडल को देखेगी कि पारदर्शिता से गवर्नमेंट परचेज का मॉडल कैसे हो सकता है। ये पोर्टल एक मुनज्जम, शफाफ और बदउनवानी से पाक एक खरीदारी के अमल को यकीनी बनाता है। इसके अलावा डिजिटल अदायगियों की सहूलत के साथ ये बदउनवानी को जड़ से उखाड़ फेंकने में भी मदद करता है। जेम पोर्टल से हमें बहुत फायदा हो रहा है। हम कॉम्पिटिटिव रेट्स पर बहुत सी मसनूआत हासिल कर रहे हैं। इस शफाफ तरीक़ेकार से फायदा उठाने के लिए कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी इन 4 मराहिल में आसानी से खुद को जेम पोर्टल पर रजिस्टर करवा सकती है। पहले मरहले में कोऑपरेटिव की KYC तफसीलात सिस्टम में दाखिल करने के बाद उनकी तस्दीक की जाती है, जिसके बाद उन्हें बुनियादी रजिस्ट्रेशन के जरिए पोर्टल पर जगह मिल जाती है। दूसरे मरहले में कोऑपरेटिव सोसाइटियों के रिकॉर्ड की बुनियाद पर उनकी सदाकत की जांच की जाती है। तीसरे मरहले में जेम के जरिए कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए नामजद करदा बैंकों में से किसी एक में जेम पूल अकाउंट खोलने के बाद उसकी तफसीलात को जेम पोर्टल पर भरना होता है। जांच पड़ताल और GPA तफसीलात भरने के बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी जेम पोर्टल पर खरीदारी शुरू कर सकती है। हमारी तजवीज तमाम कोऑपरेटिव सोसाइटियों के लिए होगी कि वो पहले मरहले में ही जेम पोर्टल पर खुद को रजिस्टर करें। लेकिन ये सब करना इतना आसान नहीं था। कॉमर्स और सनअत और रियासतों की वजारत के साथ तालमेल करते हुए जेम के कवानीन में तब्दीली करके कोऑपरेटिव को ऑन बोर्ड करना, कोऑपरेटिव में बेदारी पैदा करना ताकि ज्यादा से ज्यादा कोऑपरेटिव जेम में शामिल हो सकें। इन कोशिशों के नतीजे में अमूल, इफ्को और क्रिबको जैसे बड़े कोऑपरेटिव को खरीदारों के तौर पर जेम पोर्टल पर लाने में कामयाबी हुई है। हम जेम पोर्टल के साथ पूरे कोऑपरेटिव सेक्टर को जोड़ने के लिए हम हुकूमत हिंद की वजारत कोऑपरेटिव के बहुत शुक्रगुजार हैं। आज हुकूमत ने कोऑपरेटिव सोसाइटियों के कारोबार करने में आसानी को कारगर बनाकर मुल्क के आखिरी छोर तक इसका फायदा पहुंचाने का अहद लिया है। ताउन के जरिए खुशहाली, रोजगार में इजाफा।